वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, रीट ईवीएस का। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, किसी में स्टेट बर्ड पूछी जाती है। स्टेट बर्ड राजस्थान की क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट ट्री क्या है, तो इन सबको पढ़ के जाइएगा राजस्थान का। अगर आप रीट का पेपर देने वाले हैं तो कम से कम आप ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाएं। ये बार बार आए हुए हैं, रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन भी रिपीट ही हुआ है। ठीक है, विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं गोडावन। तो यही है राजस्थान का राज्य पक्षी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। देखिए, नेशनल 2015 में नेशनल एनिमल पूछा था, नेशनल एनिमल इंडिया का क्या है, तब आंसर हुआ था टाइगर। अगर पूछते कि राज्य जंतु जिसे एनिमल कहते हैं, इनके स्टेट एनिमल अगर राजस्थान का पूछते तो कैमल यानी कि ऊंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, स्टेट ट्री कौन सा है राजस्थान का, खेजड़नी ट्री है। स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट बर्ड है गोडावन राजस्थान की। ठीक है, पिकॉक क्या है, पिकॉक नेशनल बर्ड है इंडिया की। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया अगर पूछते तब पिकॉक होता। डी जो यहाँ पे क्रेन यानी कि सारस है, सारस स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश की, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, विच इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, पहला ऑप्शन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली दिया है, जबकि ये न्यू दिल्ली में नहीं बल्कि ये मुंबई में है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। सी ऑप्शन दिया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोयम्बटूर। देखिए ये भी कोयम्बटूर में नहीं है, ये बल्कि उत्तराखंड में है, तो ये भी गलत है। डी देखिए क्या दिया है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर लिखा है, जबकि ये जोधपुर में नहीं बल्कि ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। यही क्वेश्चन 2015 में आया था, केवल ऑप्शन चेंज थे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, रेन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। ऐसी एनर्जी जिसे आप जितना भी इस्तेमाल करें वो ख़त्म ना हो, ऐसी एनर्जी जिसे आप जितना भी इस्तेमाल करें वो ख़त्म ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल, 2015 में सेम यही क्वेश्चन था, बस ऑप्शन में दिया था नेचुरल गैस, तो हम लोगों ने टिक लगाया था नेचुरल गैस। क्यों टिक लगाया था नेचुरल गैस, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, इसलिए वहाँ पे टिक लगाया था नेचुरल गैस। यहाँ पे उन्होंने फॉसिल फ्यूल दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉसिल फ्यूल। रेन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसे आप जितना भी इस्तेमाल करें वो ख़त्म ना हो। जैसे यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझा रही हूँ, कोई भी बुक की लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रही हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली बनती है पानी से, तो देखिए पानी हमेशा आएगा, तो पानी से जो बिजली बनेगी वो ख़त्म नहीं होगी आप जितना भी इस्तेमाल करें, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। सोलर एनर्जी, सूरज से जो एनर्जी मिलती है, सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो भी ख़त्म नहीं होगी। विंड एनर्जी, हवा से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फॉसिल फ्यूल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है, और अगर आप नहीं जानते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। अगर हमने उसका इस्तेमाल सही नहीं किया यानी कि ज़्यादा किया, तो आगे जाके आगे वाली जो जनरेशन आ रही है उसको ये नहीं मिलेंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस नहीं मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग समझना चाहते हैं तो फ्यूल ईंधन, हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहते हैं, तो फ्यूल ईंधन होता है। ईंधन क्या होता है, ईंधन किसी भी पदार्थ को जब आप जलाते हैं उससे जो हीट मिलती है उसे फ्यूल कहते हैं। फॉसिल मतलब होता है डेड एनिमल्स एंड प्लांट से जो हीट मिलती है। ठीक है, जो हीट मिलती है फॉसिल, जिस भी पदार्थ को आप जलाएंगे आपको हीट मिलेगी। तो अगर आप डेड एनिमल्स प्लांट से, अगर आप नहीं जानते तो देखिए कोल, पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस लगते हैं समय, और किससे बनते हैं, डेड एनिमल प्लांट से ही तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तैयार होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल
सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है हैकेल और सी ऑप्शन दिया है तांसले ने। तो ध्यान रखिएगा, हैकेल ने नहीं बल्कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, तांसले ने, E.G. तांसले ने। हैकेल इकोसिस्टम नहीं बल्कि इकोलॉजी, अगर यहाँ पे इकोलॉजी शब्द होता तब यहाँ पे आंसर हो जाता ऑप्शन 1, क्योंकि इकोलॉजी का इस्तेमाल हैकेल ने किया है, लेकिन इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तांसले ने किया है, E.G. तांसले ने 1935 में। इकोसिस्टम होता क्या है इसको भी समझ लीजिए। इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी कि जो जीव समुदाय में जो जीव है और उनके चारों ओर जो अजीव वातावरण है, इसमें जो परस्पर संबंध है, एक दूसरे पर ये क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, मासिन राम, जो कि मेघालय में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, यानी कि पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। तो हमारे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक, यानी कि एक जैविक और दूसरा अजैविक। तो जैविक में यानी कि बायोटिक में ध्यान रखिएगा प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उसके अलावा जो जल होता है, पानी, सॉल्ट, गैसेस यानी कि एयर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लाइट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी एबायोटिक में आएंगे। लेकिन बायोटिक में प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन देखिए, पहला दिया है लैंड, तो लैंड आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, एयर देखिए, गैसेस मैंने आपको बताया, तो गैसेस एयर, यानी कि एयर भी क्या है, एयर भी आपका एबायोटिक होगा, वाटर भी एबायोटिक है। लेकिन बायोटिक में प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पौधे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, मिनीमाटा डिसीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है कैडमियम पॉल्यूशन से। तो कैडमियम पॉल्यूशन से मिनीमाटा रोग नहीं होता है बल्कि इटाई इटाई नामक रोग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है वो है SO2 पॉल्यूशन। तो SO2 पॉल्यूशन से अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में जो दिक्कत लाती हैं उस तरह की बीमारियां होती हैं SO2 पॉल्यूशन से। सी ऑप्शन है यहाँ पे HG पॉल्यूशन, यही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। HG क्या होता है? HG मरकरी होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं पारा। जब पानी में पारा जब इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि सबसे पहले देखिए ये जो डिसीज़ है मिनीमाटा डिसीज़, ये जापान में हुआ था। जापान में एक शहर था मिनीमाटा नाम का, वहीं से सबसे पहले वहाँ पे ही ये डिसीज़ हुआ था, इसीलिए इस डिसीज़ का नाम मिनीमाटा डिसीज़ है। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ होती थी, जब वो वेस्ट मटेरियल जिसमें पारा इन्वॉल्व होता था, वो वेस्ट मटेरियल जब समुद्र नदियों में जाता था, तो समुद्र और नदियों में जो मछली होती थी वो उस वेस्ट मटेरियल को खा लेती हैं। तो पारा प्रदूषण मछलियों से ही होता है, जब उसको मनुष्य खाते हैं उन मछलियों को तो उनको डिसीज हो जाती है, वो डिसीज मिनीमाटा डिसीज ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड? कौन से यहाँ पे नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स है? देखिए, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड में फ़र्क होता है। नॉन प्रोजेक्टेड वो होते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर ना दिखाएं, ठीक है, और प्रोजेक्टेड वो होते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर दिखाएं। कल यानी कि जो हम लोगों ने कल पेपर सॉल्व किया 2015 का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्टेड एड कौन सा है, तो उसमें OHP ऑप्शन दिया था, तो हम लोगों ने ठीक OHP करा था। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन सा है। देखिए, फिल्म स्टिप, एपिडोस्कोप, स्लाइड, ये सभी कैसे हैं? ये सभी प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है। OHP आ जाए, ठीक है, OHP हो, स्लाइड्स हो या LCD हो, प्रोजेक्टर हो, ये सभी प्रोजेक्टिंग टीचिंग एड में आएगा। यहाँ पे पूछे नॉन प्रोजेक्टेड एड, तो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड में चार्ट हो जाएगा, ठीक है, चार्ट्स हैं, बुक्स हैं, ये सभी नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड आएंगे। बुक्स हैं या मॉडल आ जाए या चार्ट्स आ जाएं या फ्लिप चार्ट्स आ जाएं, ये सभी कैसे हैं? ये सभी नॉन प्रोजेक्टेड होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद एनवायरमेंट कंजर्वेशन? यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित
कौन सी गतिविधि नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा ऑप्शन दिया है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो रहा है, तो ये भी सही है। डी देखिए क्या है, क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज, जलाशयों की सफाई, ये भी सही है। मैसिव प्लांटेशन, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे डिफॉरेंटेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को कटिंग करना, बल्कि क्या कहा गया, अगर आपको इन्वायरमेंट हेल्थी रखना है तो आप पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं। यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है डिफॉरेस्टेशन, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट नहीं बचेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 डिफॉरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, इन विच environmental education which teaching method is related to group discussion। कौन सा ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है रोल प्ले, दूसरा ऑप्शन है लेक्चर, तीसरा ऑप्शन है नरेशन और डी ऑप्शन है सिंपोसियम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपोसियम, यानी कि विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी में क्या होता है, सब लोग समूह में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर परिचर्चा होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 131 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, यानी कि बालक के हर पहलू का, चाहे वो रुचि हो, चाहे वो पढ़ने में कैसा भी हो, यानी कि पढ़ाई उसकी किस तरह वो पढ़ने में है, किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, कितने कौशल यानी कि कितनी स्किल्स उसकी डेवलप हो रही, कौन कौन से स्किल डेवलप हो रहे, सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना ही सीसीई का उद्देश्य होता है। ठीक है, हर पक्ष का, हर पहलुओं का, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना ही सीसीई का उद्देश्य है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 देखिए क्या दिया था कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि, केवल रुचि का नहीं। ठीक है, सी देखिए क्या है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का, केवल ज्ञान या बोध का नहीं बल्कि रुचि का भी, ज्ञान का भी, बोध का भी, प्रत्येक पहलू का। सी डी देखिए क्या है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का। देखिए प्रत्येक पहलू में रुचि भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, बोध भी आ जाएगा, कौशलों यानी कि उसके स्किल, उसके अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, इंटरेस्ट, सबका मूल्यांकन करना ही सीसीई का उद्देश्य होता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, फुल फॉर्म ऑफ IEEP। देखिए फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में आ चुका है, इससे पहले जो पेपर सॉल्व किया था उसमें ATM का फुल फॉर्म पूछा था। आज के पेपर में यानी कि 2017 जो सॉल्व कर रहे हैं आज हम लोग पेपर 2017 का, उसमें IEEP का फुल फॉर्म पूछा है। तो I फॉर इंटरनेशनल, E फॉर इन्वायरमेंटल, E फॉर एजुकेशन एंड P फॉर प्रोग्राम, यानी कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP का फुल फॉर्म होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आंकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? यहाँ पे पूछे कि नहीं किया जाना चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए, तो पहला है अवलोकन। जाहिर सी बात है, जब आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी सही है, यानी कि अवलोकन भी सही दिया है। चर्चा करना, आप बच्चों से डिस्कशन करेंगे, ये भी सही है। प्रयोग करना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है उपचारात्मक शिक्षण करना, तो सबसे पहले आप देखेंगे, समझेंगे, डायग्नोस करेंगे, देन उसके बाद रेमेडी देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण करना, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, यानी कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है एक अच्छे टीचिंग का। ठीक है, एक अच्छे टीचिंग का कौन सा नहीं है? पहला देखिए क्या है, गुड टीचिंग इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। एक्टिविटी के साथ अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बी देखिए क्या है, गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक होता है। बिल्कुल सही, आज़ादी होनी चाहिए हर बच्चे को, कोई भी अगर उसमें क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो बच्चा पूछ सके। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक भी सही है। सी देखिए क्या लिखा है, गुड टीचिंग इज नॉट वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, बल्कि वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में दिया है कि गुड टीचिंग इज प्लान्ड विद डेफिनेट एम, बिल्कुल सही, जो भी एम है, जो भी निश्चित उद्देश्य है उसके हिसाब से ही प्लान होना चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंटेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी में कौन सा कंटेंट नहीं होना चाहिए। पहला देखिए क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। बिल्कुल, हमारा इन्वायरमेंट जब ही हेल्थी होगा जब फॉरेस्ट होगा, और फॉरेस्ट यानी कि वन संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन भी होना चाहिए। पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में पानी, पेड़, सॉइल, ये सभी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी सही है, सॉइल कंजर्वेशन भी सही है। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया है पॉलिटिकल कंजर्वेशन, ये कंटेंट नहीं है इन्वायरमेंटल स्टडी का, यानी कि राजनीतिक संरक्षण इन्वायरमेंटल स्टडी में नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन का नियम, दूसरा ऑप्शन है तत्परता का नियम, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, और चौथा ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों ही मेन नियम थे। अधिगम के थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए थे, मुख्य दिए थे जो, वो 3 दिए थे, और गौड़ 5 दिए थे। तो मुख्य 3 में तत्परता का नियम भी आएगा, प्रभाव का नियम भी आएगा, और अभ्यास का नियम भी आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पुनर्बलन का नियम, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर इन इंडिया इन विच द चाइल्ड लेबर एक्ट वॉज पास। किस ईयर में चाइल्ड लेबर एक्ट पास हुआ था, ये पूछ रहे हैं। तो 1986 में, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 2011 में भी आई थिंक आया है, और 2015 में बाल विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप बस ध्यान ये रखिएगा कि सबसे पहले लड़कियां हैं, उसके बाद लड़के हैं। तो लड़कियों की है 18 वर्ष और लड़कों की है 21। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2011 में जो पेपर आया था उसमें सबसे पहले लड़का दिया था और बाद में लड़की दिया था, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हुआ था। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पे पूछें कि वस्त्र नगरी का क्या नाम है राजस्थान की। पहला ऑप्शन है उदयपुर। ध्यान रखिएगा, उदयपुर सिटी ऑफ लेक है, ठीक है। सिटी ऑफ लेक के नाम से मशहूर ये जो शहर है वो उदयपुर है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वस्त्र नगरी का नाम राजस्थान के जो शहर है भीलवाड़ा, वो है वस्त्र नगरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज द नेम ऑफ मेडिसिन कॉमनली यूज टू कंट्रोल द एडिक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। यानी कि नशीली दवाओं की लत को कंट्रोल करने के लिए कौन सी कॉमनली दवाई यूज की जाती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पैथेडीन, ऑप्शन डी। 141, which of the following is declared as 100% open डिफिकेशन फ्री ODF स्टेट। तो वो स्टेट है केरल, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या है 10, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, हु डिस्कवर्ड नायलॉन। नायलॉन किसने डिस्कवर्ड किया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वालेस कैरोथर्स ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू राजस्थान। कौन सा मेला राजस्थान में नहीं होता है। देखिए, बेनेश्वर मेला भी राजस्थान में लगता है, खेजड़नी मेला भी राजस्थान में होता है, पुष्कर मेला भी, ये राजस्थान के अलग अलग जगह पे ये तीनों ही मेले लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मग मेला है, माघ मेला, ये राजस्थान में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में लगता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। तो 1853 में हुई थी, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पीसी कल्चर में मछलियों को पालते हैं, मछली पालन कहलाता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिश कल्चर। बी कल्चर एपी यानी कि मधुमक्खी पालन, बी कल्चर एपी कल्चर अगर पूछा जाए तब आंसर होगा बी कल्चर। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं
और मुर्गी पालन को पोल्ट्री कल्चर कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली पालन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टीजियस रोग, यानी कि संक्रामक रोग है। पहला ऑप्शन है डायबिटीज। डायबिटीज संक्रामक रोग नहीं होता है बल्कि असंक्रामक रोग है। हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात, ये भी नहीं होता है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, ये भी नहीं होता है। लेकिन डिप्थीरिया होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, डिप्थीरिया। कॉन्टीजियस और नॉन कॉन्टीजियस अगर आपको नहीं पता है तो कॉन्टीजियस रोग वो होते हैं जैसे कि कोई भी व्यक्ति पेशेंट है, उसको कोई बीमारी है, अगर आप उसके टच में आएंगे तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। और नॉन कॉन्टीजियस वो रोग होते हैं किसी दूसरे के पास अगर आप बैठते हैं जिसको बीमारी है तो आप उसके पास बैठ रहे हैं, उसका झूठा खा रहे हैं, तो आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, ये बोनस क्वेश्चन है इसलिए इसको स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1995 में, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 2017 का पेपर सॉल्व किया है रीट ईवीएस का। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।